शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के ऊपर मांगी है जानकारी। इन्होंने क्या कि काफ़ी ऊपर की प्राइस में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और शेयर अब काफ़ी गिर चुका है। करीब करीब 420 रुपये इसकी प्राइस हुआ करती थी, वहाँ से गिरते गिरते अब ये शेयर 115 रुपये पर आ गया है। तो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें, उनका इन्वेस्टमेंट भी और शायद शायद फंसे पड़े इसके अंदर। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझना जरूरी, इससे क्या हुआ कि आपको और भी इस तरह की कंपनी जो सुप्रीम पावर जैसी कंपनी, ऐसी कंपनी में आपको या जेन सोल जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या अगर इन्वेस्टमेंट करते तो कितना सेफ है। ये ज़रूर है कि हमको पावर शब्द सुनते से ही लगता है कि सोलर पावर कंपनी है, हाइड्रो पावर कंपनी है, ये पावर कंपनी, फलाना पावर कंपनी है, डाल दो पैसा, सभी कमाई दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। समझने की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये जो कंपनी क्या करती है, कंपनी बिजनेस क्या, कंपनी किस तरह की होती है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको पूरा ध्यान से सुनना, और इसका क्या कि आप स्किप मत करना, ताकि मैं पूरी एक इसकी इस तरह की कंपनियों की पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि ये जो कंपनी है एसएमई बोर्ड पर लिस्ट हुई है। एसएमई बोर्ड में आपको बता चुका हूँ कि जो बीएसई और एनएसई पर क्या होता है कि दो बोर्ड होती है। एक तो होता है मेन बोर्ड, होता है मेन बोर्ड पर मिड कैप और लार्ज कैप की बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होती है अपने आईपीओ लाकर। इन्हीं पर क्या होता है कि एक और जो बोर्ड बनाया, ये बाद में बनाया था ये सरकार के द्वारा, कि जो कंपनियां छोटे स्तर पर काम करती, छोटे स्केल पर काम करती है, उनके लिए मतलब एक बोर्ड बनाया जहाँ पर कि कंपनियां लिस्ट होकर अपना मतलब एक फंड जुटा सकती है शेयर मार्केट से। हालांकि ये जरूर था कि इनके ऊपर मतलब सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज में की मंजूरी होती है, वहाँ से लिस्ट हो जाते हैं कि कंपनियाँ। तो ये जो एसएमई कंपनियाँ होती है, स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस वाली कंपनियाँ होती है, तो बीएसई पर एक जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रखा, जो बीएसई एसएमई और एनएसई पर बना रखा का एनएसई ई मर्ज नामक। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, ये शब्द देखना है कि वो कहाँ पर लिस्ट है, मेन बोर्ड पर लिस्ट है या एसएमई बोर्ड पर लिस्ट है या ई मर्ज पर, कि कहाँ पर लिस्ट है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी में पैसा डालना कितना रिस्की है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक थोड़ा सा पुराना बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे देश में करीब करीब बताते कि 50-60 लाख ऐसी कंपनियां हैं जो कि छोटे स्केल पर काम करती है। लेकिन ये कंपनियां क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है, डायरेक्ट अपना माल कम बेचती है, या कोई कोई कंपनी बेचती है बट डायरेक्ट, लेकिन ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी के लिए कई पार्ट से बनते, गियर कोई बनाता, ब्रेक कोई बनाता, वायर कोई बनाता। तो उसमें क्या जितनी छोटी छोटी चीज़ें लगने वाली कंपनियाँ जो ये छोटी छोटी कंपनियाँ होती है, ये कंपनी का कि वो पार्ट्स बना के देती है जिसकी रिक्वायरमेंट कंपनी को होती है, और ये कई साल का जो इनका एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर बना के देती है। क्वालिटी वही होती है जो कि बड़ी कंपनियां चाहती है। तो बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है, बना के देती है, और इसी कंपनियां हर शहर में मिल जाएगी, हर जितनी मेट्रो सिटी है उनके बाहर, जहाँ भी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, आप जाओगे जब औद्योगिक क्षेत्र किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ होती है जो कि 1000 गज के दायरे में या 500 गज के ज़मीन पर टीन शेड कारखाना टाइप होता है, और उसमें वहाँ पर चीज़ें बनती है। कई जगह गियर बॉक्स बनते हैं, कई पैकेजिंग का काम होता है, कई थैलियाँ बनती है, कई छोटे छोटे नट बोल्ट बनते हैं, कई वायर बनते हैं, कई छोटे बल्ब बनते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो काम होता है ना, क्या होता है बहुत छोटे स्केल पर होता है, छोटे इनके पास फंड कम होता है, मजदूर भी कम होते हैं, छोटे स्केल पर कम थे। लेकिन क्या है कि इनका जो माल जाता है सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जाता है। और जितने जितने भी जो शेयर मार्केट में सेक्टर है, हर सेक्टर की में इस तरह की कंपनियाँ भी होती है, उनको ये काम बना के देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको क्या कि ये जो कंपनी ज़्यादातर इसमें बीमारी का ही होती है, बीमार जो उद्योग होते हैं उसमें श्रेणी में आती है। इनके पास ज़्यादा फंड नहीं होता, ज़्यादा एसेट नहीं होती, ज़्यादा पैसा नहीं होता। इस कारण क्या होता है कि इन कंपनियों को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है दरकार। तो वहाँ पर क्या कि ये बैंक वाले लोन भी इनको बड़ी मुश्किल से देते हैं, क्योंकि इनकी कोई गारंटी देने को तैयार होता भी नहीं है। तो बैंक वाले लोन देते नहीं देते, बहुत छोटा सा लोन देते हैं। ये सरकार से डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार भी क्या है कि इतनी कंपनियाँ हैं कि 6 लाख से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, तो इतनी कंपनियों को मदद करना भी एक होता है। क्या सरकार ने सुविधा देती है कि ये कंपनियाँ चाहे तो शेयर मार्केट से भी मतलब लिस्ट होकर पैसा उठा सकती है।
लेकिन शेयर मार्केट में लिस्ट होना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर सेबी की मंजूरी चाहिए होती है और सेबी के कड़े नियम है, बहुत कड़े नियम बना रखे उन्होंने। हर कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है। उसके लिए पिछले कई सालों को डेटा देखा जाता है, उसका कितना कर्जा है, कितनी एसेट है, कितनी उसके बिजनेस है, क्या है, साथ देखा जाता है। तो ऐसी कुछ जो कठिन शर्तों से छूट दे दी थी और इनको क्या करा था कि सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। इनको केवल जो बीएसई और एनएसई उस प्लेटफार्म पर इनको लिस्टिंग की मंजूरी दे दी थी कि वहाँ पर लिस्ट होकर पैसा उठा सकते। लेकिन क्या कि इनके लिए ये रख दिया था कि ये कोई ज़्यादा पैसा नहीं उठा सकते मार्केट से। ऐसा नहीं कि जैसे तो कोई बड़ी कंपनी 5,000 करोड़ का आईपीओ ले आए, 4,000 करोड़ का आईपीओ ले आए, 3,000 करोड़ का, वो नहीं। इनके लिए एक दायरा बना दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केवल मतलब अधिकतम 25 करोड़ तक का आप पैसा उठा सकते हैं मार्केट से आईपीओ लाकर। कि जो कर्जे की सीमा जो इन्होंने है वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि ये कंपनियाँ मतलब क्या कि जो आईपीओ लाने पर जो भी पैसा जुटाएंगे तो उसका पैसे के कहाँ खर्चे करेंगे वो ज़रूर बताना है। दूसरी बात ये है कि ये जो इनके शेयर एक बार जो आईपीओ आने बाद में जो भी इसमें इन्वेस्टर आएंगे, बड़े इन्वेस्टर मतलब छोटे नहीं, रिटेल नहीं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो क्यूआईपी बोलते हैं, जो वो इस आईपीओ को लिस्टिंग कराने में मदद करते हैं कि 3 साल तक वो आईपीओ के बाद अपने शेयर बेच नहीं पाएंगे। एक और शर्त इनके साथ जोड़ दी थी कि इनके जो शेयर की प्राइस तो कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट आईपीओ मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब किसी को भी अगर इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना तो 1 लाख रुपये, कम से कम 1 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। और वहाँ पर चाहे शेयर की प्राइस 50 रुपये हो, 60 रुपये, 70 रुपये हो, तो उसमें क्या कि उसी की मल्टीपल में शेयर की संख्या हो जाती है। मतलब मान लो कि अगर जिस इस कंपनी की हम बात करते हैं जो इसका सुप्रीम पावर इक्विपमेंट की, तो इसकी शेयर की प्राइस रखी थी 65 रुपये रखी थी। 2023 में इसका आईपीओ आया था। तो 65 रुपये का आईपीओ के बाद में क्या होता है कि जो इसकी लॉट साइज 2,000 शेयर की कर दी तो इन्वेस्टमेंट था आईपीओ में मिनिमम 1,30,000 का। जितनी भी ये जो एसएमई बोर्ड पर कंपनी लिस्ट होती है ना, ई मर्ज या एसएमई बोर्ड पर, इनका जो लॉट साइज होता है बड़ा होता है और इन्वेस्टमेंट 1 लाख के ऊपर ही होता है। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, कितना भी होता है मतलब, लेकिन उसके ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर क्या, तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रमोटर के पास होल्डिंग आ जाती है, दूसरा क्यूआईपी इनके पास जाओ, तीसरा क्या होता है कि जो इसमें तो ऑपरेटर कह सकते हैं या कोई भी बीच के लोग इसमें पैसा लगाते हैं। रिटेलर तो बहुत कम आते हैं। रिटेलर इसलिए लगा पाते हैं कि इसमें बहुत साइज ही बहुत बड़ा, 1 लाख के ऊपर का, तो रिटेलर बहुत कम ही पैसा लगाते, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। रिटेलर ऐसी कंपनी में कब घुसते हैं जब ये शेयर ऊपर से गिरते गिरते बहुत सस्ते हो जाते हैं, तब घुसते हैं कि लगता है कि ये 420 तक गया शेयर, 40 रुपये मिल रहा खरीद लो, तो बाद में वो 40 रुपये में फंस जाते हैं। फंसने चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें ना इसके आईपीओ लिस्टिंग के बाद में मालिक कमा लेते पैसा और जो ऑपरेटर होते वो कमा लेते, और जिन्होंने इसके आईपीओ को लिस्टिंग के समय जो मदद करते हैं उसको आईपीओ को सक्सेस करने के लिए, वो लोग अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं और बाद में क्या होता है कि वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं। और ये जो कंपनियां होती है, ये जो रिटेलर होते हैं, बहुत 54, 58, 2 रुपये, 4 रुपये शेयर जो ढूंढते हैं, आप लोग जो कई लोग करते हैं चाहे तो ऐसे सस्ते शेयर ढूंढते हैं, वो इसी कंपनियों में फंस जाते लेकर। जिस लेवल पर भी खरीदेंगे वहाँ से शेयर गिरेगा, गिरते चले जाता है। तो अभी ये जो कंपनी जिसका हम बात करें सुप्रीम पावर इक्विपमेंट की, ये क्या कंपनी जब 2023 में लिस्ट हुई थी उस समय अगर देखा तो इनका जो मार्केट कैप मात्र 69 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप, ज़्यादा नहीं था मार्केट कैप, और उस समय इनके ऊपर करीब 19 करोड़ का कर्जा था इनके ऊपर। लेकिन लिस्टिंग के बाद में देखो आज कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। मतलब जहाँ 3-4 गुना कर्जा था, कर्जे से कर्ज मुक्त हो गए, मात्र 8 लाख का कर्जा बच गया है और मार्केट के भी बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ के ऊपर निकल गया है। इसका शेयर की प्राइस जो कि 65 रुपये में लिस्ट हुआ था, 420 रुपये तक गया। 420 से गिरते गिरते 115 रुपये में आ गया शेयर। अभी कितने नीचे जाएगा क्या कुछ नहीं कह सकते इसका। अब जो ये थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी क्या है कि 1994 में स्थापित की थी और ये कंपनी जो काम करती है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट, ये क्या करती है कि ट्रांसफार्मर बनाती है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, जितनी भी जो बिजली कंपनियाँ होती चाहे सोलर पावर हो, विंड पावर हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, थर्मल पावर हो, या जो बिजली बोर्ड होते बिजली कंपनियाँ होती जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपना बिजली सप्लाई करती है, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो हर तरह के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है, उनको देती है। इसके अलावा जो डीजी सेट लगे होते हैं, जनरेटर वगैरह, उसके लिए भी ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनी। और ये कंपनी क्या है कि 10 किलोवाट से लेकर 110 किलोवाट तक के मतलब ये ट्रांसफार्मर बनाती है। इसके अलावा 25 मेगावाट तक के भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर कैसे कि उसके बिना बिजली की सप्लाई संभव ही नहीं है, तो वो काम करती है। लेकिन इस तरह की काम करने वाली हमारे देश में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगर हम इसका करंट जो मार्केट कैप देखते हैं, करंट 280-90 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। शेयर की प्राइस अभी चल रही है 115-16 रुपये के आसपास चल रही है। हाई रहा है 420 रुपये का, लो रहा है इसका 102 रुपये का लो रहा है, और बुक वैल्यू इसकी 29 रुपये 6 पैसे की। तो बुक वैल्यू के मुकाबले करीब करीब शेयर 5 गुना 4-5 गुना महंगा है अभी। ROC इसका 37.2 का है।
ROE इसका 30.4 का है। फेस वैल्यू भी 10 रुपये ही है। कंपनी किसी भी प्रकार का न तो बोनस दिया है, नहीं डिविडेंड दिया, नहीं शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। रेवेन्यू की बात करेंगे, अब आप यहाँ देखिए जो एसएमई बोर्ड ऑफ लिस्टेड वाली कंपनी को जो रेवेन्यू हालत क्या थी, लास्ट में जो कमाया वो करीब 14 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ था। ये पूरे 1 साल का और 4 साल का और 1 दिसंबर में 1 साल का इसके अंदर है। हम इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 साल की, 5 साल में 108% की रही है, 3 साल में 273% की रही है। CAGR देखेंगे तो 0% रहा, 0% रहा, दोनों ही मतलब 5 साल में 10 साल में। लाभांश इनका है 33% का रहा 5 साल में और 10 साल में 39% का। अब इनके बाद तो शेयर पूंजी देख लो, शेयर पूंजी मात्र 25 करोड़ की शेयर पूंजी है इनके ऊपर। इनके पास रिजर्व रखा है 56 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज देना है 2 करोड़ रुपये कर्ज देना है इनको। अन्य देनदारियाँ 39 करोड़ की है। टोटल देखे जाए तो 123 करोड़ पे बैठता है। अचल संपत्ति 4 करोड़ की इनके पास अचल संपत्ति है। होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर के पास 56.56% की होल्डिंग, अच्छी होल्डिंग है। FIS के पास जो होल्डिंग है 0.06% मतलब नाम मात्र की है। DIS के पास जो होल्डिंग है वो करीब 9.5% की होल्डिंग DIS के पास है और पब्लिक के पास है 33.89% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। अब इनका जो अब ये देखिए कि जो 2021 में इनके पास था कि 3.5 गुना कर्जा था, जितना रिजर्व उसका करीब 3.5 गुना कर्जा था, लेकिन 2024 में इनका कर्ज जीरो हो गया। IPO आने के बाद में इनका कर्ज जीरो हो गया। सारा पैसा जो पब्लिक से जो पैसा जुटाया था ना वो पैसा इन्होंने कर्ज चुकाने में भरा शायद। इनका अब कर्ज मुक्त कंपनी की श्रेणी में आ चुकी है, कर्ज मुक्त हो गई कंपनी। तो जो पैसा पब्लिक से क्या तो कंपनी कर्जा कर लेती लेकिन जो पैसा जो पब्लिक से जुटा के उससे कर्ज भरती है। तो अधिकतम इसमें 4 साल में इन्होंने 26 करोड़ रुपए कमाए और 2024 में 14 करोड़ और दिसंबर में 3 करोड़ रुपए। दिसंबर 2023 में 2 करोड़ 92 लाख रुपए कमाए थे। जून 2024 में 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। सितंबर 2024 में 3 करोड़ 73 लाख और दिसंबर 2024 में 3 करोड़ 17 लाख रुपए इन्होंने कमाए। तब देखिए जो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट ये कंपनी है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1994 में कंपनी बनी और 2023 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। अगर हम इस पूरा इसका डेटा देखते हैं तो ये लगता है कि उसके पहले कंपनी IPO लाने के पहले कंपनी भारी भरकम कर्जे में थी। 18-19 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा भी था और मार्केट कैप भी इनका 69 करोड़ का आसपास का ही था। लेकिन IPO लाने के बाद में क्या इनका मार्केट कैप भी 290 करोड़ तक पहुंच गया। उस IPO को पैसे से पहुंचा होगा। बिजनेस देखते इतना बड़ा नहीं क्योंकि प्रॉफिट देखा इनका या जो 4 साल का जो प्रॉफिट हम देखते हैं तो वो भी ज़्यादा प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। का जो इतना मार्केट कैप बढ़ जाना है यानी कि क्या होता है जो शेयर की प्राइस क्या होता है कि जो मालिक के पास जो होल्डिंग रखी होती है और जो शेयर की प्राइस से उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो उतना मार्केट कैप निकल के आता है। तो वो अभी 290 करोड़ का मार्केट कैप बन रहा है कंपनी का। लेकिन जैसे जैसे शेयर गिरेगा अगर मालिक का मार्केट कैप की साइज भी मतलब गिरता जाएगा। हल शेयर उतने रहेंगे उनके पास जो होल्डिंग है 56% वो रहेगी, लेकिन मार्केट कैप कम होता जाता है। ऐसी कई कंपनी में हो चुका है कि वहाँ पर क्या होता है तो निवेशक सस्ते समझ के शेयर में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन कमाई के लिए उनको वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी एक कंपनी थी, आपको मैं बता देता हूँ, सियान हेल्थ है या और भी कंपनियाँ थी। इस तरह की कंपनियाँ कई आई थी जिनके कि SME बोर्ड पर लिस्ट हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उस कंपनी में जो शेयर इतने गिरे कि वहाँ पर अब लोग अब निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब भी ऐसे जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो ये जरूर ध्यान रखना कि मतलब कुछ पॉइंट जो है शेयर मार्केट में जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कहाँ पर लिस्ट है, कौन से बोर्ड पर लिस्ट है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना गुना है, ये जरूर देखना। और कंपनी पर जो लिस्टिंग होने से पहले कर्जा कितना था और जो लिस्टिंग के लिए का जो पैसा जुटाया कंपनी ने उस पैसे कंपनी ने क्या किया अपने बिजनेस में लगाया तो अच्छी बात है। और अगर क्या होता है कि केवल कर्जा चुका है उस पैसे से तो वो नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि पेटीएम वगैरह शेयर क्यों गिरे हैं, पेटीएम शेयर इसीलिए गिरा था कि उनके ऊपर जब IPO लिस्टिंग होने से पहले 9,000 करोड़ का कर्जा था और वो 18,000 करोड़ का IPO लेकर आए थे। तो उसमें क्या होता है 9,000 करोड़ तो उन्होंने कर्जे में भर दिए। तो जब सारा पैसा जब आप कर्जे में भर देंगे तो आपकी कमाई के चांस, आप बिजनेस में पैसा लगा ही नहीं है। तो कुछ कंपनियों में ये भी होता है, क्या होता है कि वहाँ पर प्रमोटर जो FNO द्वारा जो अपनी होल्डिंग भी बेचते हैं तो पैसा प्रमोटर की जेब में चले जाता है। कंपनी पैसा लगता ही नहीं। जब कंपनी पैसा नहीं लगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, कंपनी कमाएगी नहीं तो आपको क्या मिलेगा आप खुद सोच लीजिए। कंपनी कुछ नहीं देगी, ना डिविडेंड देगी, ना बोनस देगी, कुछ नहीं देगी। आपको शेयर की प्राइस से ही कमाई होगी। लेकिन शेयर की प्राइस से कमाई तब होगी जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। शेयर की प्राइस वापस बढ़ती है लेकिन ज़्यादातर में स्थिति नज़र नहीं आती है। हालांकि
कंपनी अच्छी है, ये जो कंपनी है वर्तमान में इसकी स्थिति ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है मेरी। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। नंबर देने की बात करेंगे कंपनी को तो चूँकि कर्ज मुक्त हो चुकी कंपनी मार्केट के भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा, आराम से 10 में से 6-7 नंबर दे सकते हैं। क्योंकि अब कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि कंपनी का जो साइज़ जो है, जो लिस्टिंग वाली जगह, वो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।